गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सोल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 474 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज डेट हो गई है 1 जून 2021 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 474 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, बताइए। विक्टोरिया घोषणा पत्र 1858, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? प्रश्न नंबर 1, इसका उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है। घुमा फिरा कर जो है इनको पूछ लिया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप जो है बर्मा 1937 में, ठीक है, 2 वर्ष बाद जो है भारत से अलग कर दिया गया। 1935 के क्या क्या प्रावधान थे, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस अधिनियम ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। ब्रिटिश भारत और कुछ या सभी रियासतों के लिए भारत संघ की स्थापना का प्रयास किया। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की और मत देने का अधिकार का विस्तार किया गया। प्रांतों को भी आंशिक रूप से पुनर्संगठित किया गया और सिंध प्रांत को बम्बई से अलग कर दिया गया। उड़ीसा उड़ीसा एवं बिहार प्रांत को बिहार और उड़ीसा नाम के 2 अलग अलग प्रांतों में बांट दिया गया। ठीक है, पहले उड़ीसा बिहार एक ही होता था। और क्या किया? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है, और अदन को भी भारत से अलग करके एक स्वतंत्र उपनिवेश बना दिया गया। प्रांतीय सदनों की सदस्यता में भी बदलाव किया गया ताकि और अधिक निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया जा सके। और अब ये भारतीय सदस्य बहुमत प्राप्त कर सरकार भी बना सकते थे। तो ये सारे प्रावधान हैं जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में किए गए, ठीक है। एक आधा कुछ और बचते हैं तो आगे मिलेंगे वो प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, ये जो 1909 का अधिनियम है ना, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसको मार्लियामेंटो अधिनियम भी कहते हैं। और ये भारत शासन अधिनियम 1919 जो है, इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या सुधार भी कहते हैं, याद रखना है। तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की और इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति जो है दे दी गई, परंतु मतदान करने का अधिकार जो है वो नहीं दिया था। और इस अधिनियम के तहत 6 दिन के पूर्व नोटिस पर जो कार्यपालिका है, ठीक है, उससे प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरिता बताइए इन 4 में से। देखिए, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है, ठीक है। देखिए, ब्रिटिश भारत जब था, ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्राप्त थी। अगर राष्ट्रपति की बात करें, वर्तमान स्थिति जो है, तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। इसको भी याद रखिए, भी पूछते हैं, और इसको भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? ठीक है, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ना है अभी, ठीक है। जो पूरा समाप्त हुआ था वो तो हुआ था 1833 के चार्टर में,
ये उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 1813 का चार्टर। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से जो है ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य जो है वो ही करने थे। 4 चार्टर हैं, इम्पोर्टेंट है। अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं 1813 के चार्टर से, 1833 के चार्टर से, और जो चौथा चार्टर है 1853 के चार्टर से। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1784 में यानी अगले वर्ष की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। बताइए। देखिए करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध किया गया? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध किया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ठीक है, देखिए ऊपर कितनी सारी चीज़ें थी, एक और लाइन मिली। तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रबद्ध किया गया, और यह सिद्धांत ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में सबसे जटिल दस्तावेज था। ठीक है, इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो ये भी किया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। पूछ लिया जाता है कि संघीय न्यायपालिका की स्थापना, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन, भारत संघ की स्थापना का प्रावधान किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। स्वतंत्रता के पहले के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? बताइए। डॉक्टर अंबेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, एम एन राय। तो वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार जो है एम एन राय ने दिया था। बहुत पूछते हैं इसको प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 8 है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? बताइए। 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या 15 लाख व्यक्ति? एलिमिनेट करें। 8 लाख से अधिक था, 15 लाख से कम, 10 लाख व्यक्ति। तो कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया, और मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचन होनी थी। ठीक है, या निर्वाचित कह सकते हैं, और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। देखिए इसके मोटे तौर पर जो है प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को जो है कार्यभार संभाल लेगी, और वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था, तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वो 3 लोग थे, उनका नाम याद रखना आप। A.V. अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 को भारत पहुंचा, और इस मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य पैथिक लॉरेंस निम्नलिखित में से क्या थे? भारत सचिव थे, या बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, नौसेना मंत्री थे, क्या थे? वो तीनों लोग कुछ ना कुछ थे।
तो पैथिक लॉरेंस थे भारत सचिव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो पैथिक लॉरेंस थे भारत सचिव और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष और एवी अलेक्जेंडर थे नौसेना मंत्री। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा? नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा? नहीं। प्रांतीय सभाओं द्वारा? हाँ, डी। तो देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया और सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछ ले आते हैं, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 की वो डेट, फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 की वो डेट, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। अच्छा, यहाँ स्थायी अध्यक्ष पूछा है क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये अस्थायी और स्थायी अध्यक्ष वाला। नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक लिखा है, कौन थे? B.N. राव, ये भी इम्पोर्टेंट है, B.N. राव। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय B.N. राव, अगर इनका पूरा नाम आ गया तो वेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार जो है नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए, 15 पर आ जाइए। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बता दीजिए, क्या है? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950? भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि है 24 जनवरी 1950, ठीक है। तो देखिए, भारत की संविधान सभा की अंतिम तिथि, सही तिथि जो थी वो 24 जनवरी 1950 थी। 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया, परंतु संविधान सभा की पुनः 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई थी। तो 15 प्रश्न थे ये पॉलिटी के, ठीक है। पॉलिटी में जो वाला सेक्शन है संवैधानिक विकास वाला, ठीक है, शुरू का ही है और बड़ा पूछा जाता है उससे सवाल, तो इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए जो है यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।